बजट सत्र का आगाज हो गया है और नीट मामले को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट मामले पर जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलेटरीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसकी दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज 1 मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए। आप पहली बार, हाँ 1 मिनट रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी प्लीज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सबको मौका दूंगा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहां भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, 1 मिनट मैं बता रहा हूं जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना यह है कि हम और उन 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। 1 मिनट। लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है। आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो, और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3 श्री डी प्रसाद राव।
प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3 9। मैंने सदन की चिंता सरकार को भी बता दी है और आप सबको बता दी है। सर, आप देख रहे हैं कि संसद में हंगामा हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है, कहा है कि पेपर लीक को लेकर कोई सबूत नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा मामला है। विपक्ष हंगामा कर रहा है। अमृत तिवारी की तरफ रुख करते हैं। अमृत, संसद में नीट से शुरुआत हुई है इस बार हंगामे की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पक्के सबूत नहीं है नीट को लेकर, पेपर लीक पर राजनीति हो रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, प्रश्नकाल में सारी चीजें हो गई हैं। विवेक, देखिए, जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उसी दौरान इस बात को भी रखा गया था और आज के एजेंडे में भी विपक्ष के तौर पे ये शामिल था जब स्थगन प्रस्ताव की बात की जा रही थी। प्रश्नकाल के दौरान सभी सांसद जो अभी तक उन्होंने सवाल पूछे, नीट यूजी की जो प्रक्रिया है इस पे उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। और देखिए, कोइंसिडेंस की आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे तगड़ी बहस भी चल रही है। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सरकार जो है यह बताने की कोशिश कर रही है, जो जिसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी वो रख रही है कि परीक्षा पेपर लीक को तो स्वीकार कर रही है, लेकिन ये नहीं कह रही है कि इस धांधली से पूरे देश जो है पूरा देश प्रभावित हुआ है। उनका यह कहना है यह कुछ खास सेंटर्स तक सीमित है। यही दलील हमने देखा कि आनंद प्रधान जो है वो दे रहे थे और यही दलील जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार के वकील भी दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे पक्ष में देखा जाए तो जो दावा किया जा रहा है, चाहे याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और विपक्ष की तरफ से सदन के भीतर, वो ये है कि परीक्षा जो है पहले ही पत्र जो है वो लीक हो गया था, जिसके चलते यह बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। हालांकि इस दौरान आपने सुना होगा और दर्शकों ने भी देखा होगा कि ओम बिरला ने किस तरह से इस बीच में जो दोनों पक्षों को समझाते हुए बताया कि यह सिर्फ एक सरकार की दिक्कत नहीं है पेपर लीक का, इससे तमाम जो छात्र होते हैं वो प्रभावित होते रहे। ऐसे में अगर विपक्ष के पास कोई सही सुझाव हो वो बताए सदन के भीतर, जिससे कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, फोर्टिफाइड किया जाए। बिल्कुल अमृत, और यही कोशिश भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि नीट का मसला भी बड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सबूत नहीं मिले, लेकिन कोर्ट में कुछ और ही हो रहा है। अमृत, कोर्ट में तो ये भी हुआ कि इसके बाद फिर सार्वजनिक तौर पर रिजल्ट भी जारी करने पड़े, ये देखने के लिए कि कहां से कितने टॉपर हैं और क्या गड़बड़ तो नहीं है। आज का दिन नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, इस पर भी आप कुछ बताएं जानकारी, ताकि लोगों को पता चले कि नीट को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। जी विवेक, जो मुझे सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो अभी जानकारी मिल रही है, इसमें जो बहस चली है इसमें मुख्य रूप से दोबारा जो सीजीआई हैं, जो कि उन्होंने पिछली दफ़े सुनवाई के दौरान ये कहा था कि आप जो है सेंटर के क्रम में और साथ ही साथ राज्यवार तरीके से रिजल्ट जारी करें। जब रिजल्ट जारी होता है तो बहुत सारे जो है डिस्क्रिपेंसीज जो है उसमें देखने को मिलते हैं। और इन गड़बड़ियों को देखते हुए जब ये आज जब जो हुडा है वो याचिकाकर्ता के वकील, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इस बात की जो दलील एनटीए की तरफ से दी जा रही है कि बड़े स्तर पे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है, वो अब यह साबित होता हुआ दिख रहा है कि परीक्षा का पेपर जो है 4 तारीख से पहले ही लीक हो गया था। इसके अलावा जो है वो एक ई रिक्शा के जरिए उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है और इस दौरान गैप भी काफी दिनों का है। इसका मतलब है कि पेपर लीक करने वाले जो सरगना है वो काफी दिनों तक इसकी जो है तैयारी किए हुए थे, बिल्कुल एक्टिव थे। अब देखना यही है अमृत की क्या कुछ और तथ्य निकलकर सामने आते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर जो सुनवाई हो रही है वो भी जानकारी आपने दी है, साथ ही साथ संसद में नीट को लेकर जो हंगामा हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। और इस बीच इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई उसकी अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी, फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख को रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तकरीबन 2000 से ज्यादा पन्नों की वो रिपोर्ट थी जिसमें ये तथ्य लिखे गए थे कि मंदिर के ढांचे पर ही नया निर्माण किया गया है। ये तथ्य उस सर्वे रिपोर्ट में सामने आई थी और अब इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए, सीधे इंदौर चलते हैं। पुनीत, बताइए सुनवाई शुरू हुई या नहीं और आज क्या होगा सुनवाई में?
क्या होगा उस सर्वे रिपोर्ट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई लगभग शुरू होने की में ही है, क्योंकि 9वें नंबर पर ये याचिका लगी हुई है हाईकोर्ट इंदौर की डबल बेंच में, तो थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है इस मामले में, तो हिंदू फ्रंट भी इसमें सुप्रीम कोर्ट गया है और उन्होंने मांग की है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि उसको क्रियान्वयन करने पर अनुमति की रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है। तो उस मामले में भी 30 जुलाई को सुनवाई होना है, लेकिन उसके पहले आज बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई इंदौर डबल बेंच में चल रही है और थोड़ी देर में ही उसका रिजल्ट भी आएगा कि जो हाईकोर्ट क्या डिसीजन इसमें लेता है। एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी भी स्टडी हाईकोर्ट कर चुका है, तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें कुछ ही देर में यह अपडेट आएगी कि हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। बिल्कुल, 2000 पन्नों की रिपोर्ट है पुनीत, और 2000 पन्नों की रिपोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट को निर्णय करना है कि सर्वे भी सामने आ चुका है अब। लेकिन पुनीत जरा स्पष्ट और कीजिए, क्या हाईकोर्ट इस जगह को लेकर कोई फैसला सुनाने में सक्षम है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मिली है वो ये कि फैसला लेने से मना किया था शायद। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ज्ञानव्यापी मामले में हुआ था, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही उसमें फैसला लिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सक्षम है। तो यहाँ भी यही बात आ रही है, इंदौर हाईकोर्ट इस मामले में फैसला लेगा क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट सक्षम है। यदि इस फैसले के अगेंस्ट कोई पक्ष रहता है तो वो जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन उसके पहले इसमें बड़ा डिसीजन तो इंदौर हाईकोर्ट को ही लेना होगा। और अभी आज पहली ही सुनवाई है, इसमें काफी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है यह विस्तार न्यूज पहले भी अपने दर्शकों को बताता आया है। जी शुक्रिया आपका पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पुनीत हमें खबर दे रहे हैं कि किस तरह से आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सावन का पहला सोमवार है और भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और जो मंत्रों का उच्चारण है वो लगातार जारी है, हर हर महादेव। और सावन के सोमवार की पहली तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर उज्जैन से लेकर वाराणसी तक हर जगह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह की तस्वीर विस्तार न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। अब जरा 8 तस्वीर भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये 8 तस्वीर विशेष हैं। उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन आप कीजिए, भस्म आरती के, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, भोजपुर के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ आया, लंबी कतार देखने को मिली है। रायपुर हो, इंदौर हो, आगर मालवा हो या फिर ग्वालियर के भगवान अचलनाथ हो, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर एक मान्यता भी है और यहाँ आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं का सैलाब भी है। तो जगह जगह, हर जगह एक ही तस्वीर और एक जैसी ही तस्वीर। उज्जैन में जहाँ बाबा महाकाल की तर्ज पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, तो तस्वीर दूसरी है खंडवा के ओंकारेश्वर से, जहाँ पर काशी विश्वनाथ, और तीसरी तस्वीर और जो तस्वीर है वो भोजपुर से है। तो काशी विश्वनाथ हो, ओंकारेश्वर हो, आगर मालवा हो, इंदौर हो, हर जगह एक ही तस्वीर। और श्रद्धालु बड़े उत्साहित भी रहते हैं, क्योंकि सावन का सोमवार अपने आप में बहुत पवित्र माना भी जाता है। और अब आज से इस धरती का भार भगवान भोलेनाथ के हाथों में है, वही इस धरती को चलाएंगे, इस संसार को चलाएंगे, सृष्टि को चलाएंगे। और अब शुरुआत जब हुई है तो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिर में पहुंच चुके हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। सावन सोमवार की शुरुआत हुई है और संयोग की बात तो ये भी है कि इस बार सावन की शुरुआत पहले सोमवार से हो रही है। ये भी अपने आप में अद्भुत होता है और ये भव्य हो जाता है, क्योंकि सावन की शुरुआत किसी और दिन से हो तो भक्त और सोचते हैं, लेकिन सोमवार से हो रही है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और आखिरी सावन भी सोमवार के दिन ही है। ये जो अद्भुत जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कुछ नया निर्माण हुआ है, ये कोई हर साल नहीं आता है। सावन को लेकर देश के तमाम प्राचीन मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देव बलौदा स्थित 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच बने प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। सावन सोमवार की शुरुआत आज पहले सोमवार से हो चुका है। मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर देव बलौदा शिव मंदिर में खड़ा हूँ। आप ये मंदिर देखिए, ये लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी में बना ये शिव मंदिर है, जहाँ से भूगर्भ से शिवलिंग खुद उत्पन्न हुए हैं। आज सावन सोमवार का पहला दिन है। देखिए, इस प्राचीन शिव मंदिर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं सब बाबा के दर्शन करने आए हैं, पूजा करने आए हैं और भगवान से अपनी मनोकामना
पूर्ण कराने के लिए, मांगने के लिए आए हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ आए हो? मैं बौद्ध मंदिर। देवलोदा मंदिर? हाँ। कौन से भगवान की पूजा करने? महादेव। क्या मांगोगे भगवान से? मैं हाँ। मैं मांगूंगी मुझे अच्छा बुद्धि दीजिए। अच्छा बुद्धि दीजिए। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? अजय निर्मलकर। कहाँ से आए हैं? देवलोदा। आज सावन सोमवार का पहला दिन है, कैसे देख रहे हैं आज? मन कैसा लग रहा है? मन तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मन। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं तो भोलेनाथ का दर्शन करता हूँ, मतलब अच्छा लगता है मेरे को। आज से भगवान के दर्शन करने आए हैं, क्या मांगोगे भगवान से? पढ़ाई लिखाई के बारे में मांगेंगे। लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज से सावन सोमवार शुरू हो गया है। पहले दिन लोग बढ़ चढ़ के, बच्चे बूढ़े और सब लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में अगर हम चलें तो वहां पर एक ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आमतौर पर खंडित शिवलिंग या खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन यहाँ विशेष है। ये मंदिर वीरसिंहपुर के गैवीनाथ धाम से है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस शिवलिंग को उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग भी कहा जाता है और इस हर सोमवार को यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन महीने की और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ प्रदेश के दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये राजा वीर सिंह की पूजा तपस्या से उज्जैन महाकालेश्वर वो पूजा करते थे। भगवान के बड़े अनंत भक्त थे। उनकी तपो स्थिति से भगवान से वरदान मांगी कि हे प्रभु, मैं सयाना हो गया हूँ, आप तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु हमारे नगरी पधारे। तो भगवान अर्थात आ गए। फिर भोलेनाथ वही पाताल से निकली प्रतिमा। हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है और इस सावन महीने के हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में अभिषेक पूजन कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन कर पार्थिव शिवलिंग बनाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की उपासना का दिन श्रावण मास शुरू हो गया है। सुबह से ही बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन शुरू हो गया है। इस समय मौजूद है कटनी के सबसे प्राचीन मंदिर, लगभग 250 वर्षों से ज़्यादा पुराने मधई मंदिर में। मधई मंदिर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, जो कि भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने बड़ी संख्या पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सुबह से ही सभी लोग जो हैं वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह सुबह महिलाएं सावन सोमवार को आती हैं और उसके बाद शिवलिंग निर्माण करती हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि रुद्राभिषेक जो है वह शुरू हो गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुद्राभिषेक भी पंडित जी के द्वारा शुरू कर दिया गया है और पूरा विधि विधान से परिवार को रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। अब ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि सभी लोग जो हैं यहाँ पर दूध, जल, बेलपत्री और फूलों से यहाँ पर पूजा करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि सावन सोमवार को सुबह से ही लोग बड़ी संख्या पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं और पूजा अर्चना करते दिखाई पड़ सकते हैं। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा लगभग कितने वर्षों पुराना है? हम तो सुने हैं कि लगभग 250 वर्षों से ज़्यादा है। हाँ जी, ये सत्य है कि 250 वर्ष से ज़्यादा ही पुराना मंदिर है। इसके विषय में शिव जी स्वयंभू यहाँ कहते हैं प्रकट हुए हैं, बैठाए नहीं गए हैं। तो मंदिर के विषय में ज़्यादा शहर में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कटनी शहर में सबसे पहला मंदिर है ये मधई मंदिर। और शिव जी स्वयंभू हैं, बेल का पत्र था, यहाँ जंगल पहाड़ था। उस समय जब भगवान बैठे थे कोई आता जाता नहीं था यहाँ पर। फिर धीरे धीरे इसकी व्यवस्था बनती गई और भगवान आज बड़े रूप में विराजमान है यहाँ पर। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी थे, बता रहे हैं कि लगातार भक्तों की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं। बड़ी संख्या पर भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सावन सोमवार पर सुबह से ही भक्त जो है वह रुद्राभिषेक और शिवलिंग निर्माण का कार्य कर रहे हैं। यश खरे, विस्तार न्यूज। प्रदेश भर में सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में धूमधाम से पूजा अर्चना हो रही है और इस बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा है कि कवर्धा धर्म नगरी है, जहां बूढ़ा महादेव और भोरम देव महाराज की कृपा जनता पर बनी रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि भोरम देव में विश्राम भोजन से लेकर सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। में कांवड़ यात्रा बहुत सिस्टमेटिक हो जाए, इसके लिए प्रयास और किया जा रहा है। एक आध दिन में आपके सामने स्पष्ट होगी बात। बाकी व्यक्तिगत तौर पर आप कहें तो मुझे ये लगता है कि ठीक
मतलब स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए कि भाई कहाँ कैसा भोजन मिलेगा। मांसाहार और शाकाहार एक साथ ही है तो स्पष्ट करना चाहिए कि मांसाहार और शाकाहार दोनों है भाई। उनके किचन अलग है कि नहीं। अनुष्ठान करने वाला जो कांवड़ यात्रा बड़ी परिश्रम बड़ा श्रद्धा भाव से जाते हैं उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए। सावन के पहले सोमवार को आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा के प्राचीन शिव भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की। साथ ही नगर के प्राचीन बूढ़ा महादेव मंदिर भी पहुंचे, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान डिप्टी सीएम हाथों में भगवा झंडा लेकर कवर्धा में भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर पदयात्रा का शुभारंभ किया। भगवा ध्वज लेकर पदयात्रा में शामिल भी हुए और पदयात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के पदयात्रियों और श्रद्धालुओं के जलपान और स्वल्प आहार को लेकर व्यवस्था भी की। धर्म नगरी है, कवर्धा में परंपरा है। बूढ़ा महादेव और भगवान भोरमदेव महाराज दोनों का आशीर्वाद कवर्धा के जन जन पर बना रहे। आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को मैं सबको हृदय से बधाइयाँ देता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ।